Hello, dear students. Welcome back to Power System class. I hope you are doing well and good. Today, we are going to start a new chapter. It is entitled Substations. So, I have a question for you कि सबस्टेशन आपने सबसे पहले कहाँ पे देखा था जब हमने डिस्कस किया पावर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था. At that time, if you remember, we have three phases: generation, transmission, and distribution. So वहाँ पे आफ्टर जनरेशन जब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो स्टेज था, वहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ सबस्टेशन जो क्या कर रहा था, जो मेरा ट्रांसमिट होके जो पावर आ रहा था उसको मैं स्टेप डाउन कर रहा था और स्टेप डाउन करके मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भेज रहा था. राइट वो काम कौन कर रहा था? वो काम मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कर रहा था जो एक सबस्टेशन में रखा हुआ था. ओके. सो if you remember what was the right order of that, first was generation, right? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेप अप कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रांसमिट कर रहे थे, ट्रांसमिशन. पावर ट्रांसमिट करने के बाद व्हाट डिड वी डू? पावर ट्रांसमिट करने के बाद रिसीविंग स्टेशन में हम लोग क्या कर रहे थे? उसको स्टेप डाउन कर रहे थे, मतलब रिसीविंग स्टेशन स्टेप डाउन करने के बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. राइट और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे थे? उसको स्टेप डाउन करके हम लोग कहाँ भेज रहे थे? डोमेस्टिक एप्लीकेशंस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए. ओके. सो यहाँ पे भी हो रहा था हमारा स्टेप डाउन और उसके बाद वो आ रहा था कहाँ पे? कंज्यूमर के पास. राइट. सो ये जो स्टेप है कि जहाँ पे स्टेप अप या स्टेप डाउन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये हमेशा कब हो रहा है? जब आप देखो या तो जनरेशन से ट्रांसमिशन में जा रहे हो, या फिर तो ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो, या तो डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर की ओर जा रहे हो. मतलब जब भी आपका एक मेन स्टेज जब चेंज हो रहा है, तब आप क्या कर रहे हो? या तो मेरे पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की ज़रूरत पड़ रही है. और वो जहाँ पे होता है ये स्टेप अप स्टेप डाउन ऑपरेशन जहाँ परफॉर्म होता है, वो जगह होती है सब स्टेशन. राइट. कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा. राइट. तो ये मैंने आपको इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया सबस्टेशन का. इफ़ आई हैव टू डिफाइन इट इन टेक्निकल टर्म्स, so substation is an assembly of apertures which is installed to control transmission and distribution of electric power. Right? Make sense? Right? जब भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पावर को, हमारे वोल्टेज को हम जब कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जब हम स्टेप डाउन या स्टेप अप कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करें? सबस्टेशन का यूज़ कर रहे हैं. सो सबस्टेशन इज एन असेंबली ऑफ अपैचर्स विच इज इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. लेट्स राइट इट डाउन. Substation is assembly of apertures which is installed to control transmission and distribution of electric power. Right. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है सबस्टेशन के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो पावर सप्लाई जो है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंटिन्यूटी. लेट्स राइट इन कैपिटल. So continuity is most important thing here. Okay.
फॉर अ सबस्टेशन. नाउ वी विल डिस्कस कि जो साइट सिलेक्ट सबस्टेशन को हम जब एस्टैब्लिश करते हैं तो उसको हम कहाँ एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, कहाँ पे एस्टैब्लिश करना सबसे बेस्ट रहेगा. सो कमिंग टू दैट कि सबस्टेशन की जो साइट सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरियाज है वो कौन से हैं, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. साइट सिलेक्शन ऑफ सबस्टेशन. साइट सिलेक्शन ऑफ सबस्टेशन. तो सबसे पहले तो जो सबस्टेशन है वो लोड सेंटर के पास में होना चाहिए, बट एट द इन साइमल्टेनियसली वो जो है वो कंज्यूमर जो है उसके एरिया से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए. मतलब जो कंज्यूमर है, जो एरिया पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, यूटिलाइज हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए. वाई इज़ दैट? बिकॉज जितना ज़्यादा दूर वो लोड सेंटर से होगा या फिर जितना ज़्यादा दूर वो कंज्यूमर के एरिया से होगा, उतना ज़्यादा जो आपका कंडक्टर है, जो आपका वायर है, उसको आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा. और जितना ज़्यादा वायर स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा. राइट? वायर को स्ट्रेच करने पे वायर का कॉस्ट बढ़ेगा. मेक सेंस? अनदर थिंग, वायर को जितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा लंबा खींचेंगे, उतने ज़्यादा लॉसेस ज़्यादा आएंगे. राइट? बिकॉज यू आर ट्रांसमिटिंग पावर फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ एरिया, सो लॉसेस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे. राइट? सो हम लोग उसका जो एरिया जो है हम लोग ऐसा रखते हैं कि पॉसिबली लोड सेंटर से भी पास में हो और डिस्ट्रीब्यूटर के भी हमेशा कंज्यूमर के भी हमेशा पास में हो. अनदर थिंग कि सबस्टेशन जो है वो ईज़िली ऑपरेटेड होना चाहिए, उसको उसके ऑपरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ओके. उसके बाद उसका मेंटेनेंस जो है इट शुड बी मोस्ट ईजीली मेंटेनेबल. ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेंटेनेंस में, बिकॉज सबस्टेशन में काफ़ी बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. ओके. कैपिटल कॉस्ट जो होता है वो हमेशा उसका जो है वो कम होना चाहिए. कोई भी चीज़ का अगर आप कैपिटल कॉस्ट उसको एस्टैब्लिश करने में, उसको उसके इरेक्शन में अगर आप कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो तो इट इज़ नॉट फिजिबल. राइट? सो कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसका कॉस्ट हमेशा कम होना चाहिए. ओके. उसके बाद रोड या फिर रेल रोड्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए. वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज यू विल रिक्वायर इट. ओके. देन इट शुड प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट्स, बिकॉज it is dangerous place to work at, so we shall always make sure that when we work over there it should be safe enough. Okay. And प्रोटेक्टिव गियर्स के लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए. राइट? एक्सप्लोजन या फायर जहाँ जैसी जगह पे होता है वहाँ पे हम लोग बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे सब स्टेशन को एस्टैब्लिश करना, बिकॉज अगर एक्सप्लोसिव जगह पे हो गया तो एक तो उसके इस्टेब्लिशमेंट में जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्लस अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो डैमेज हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पूरे एक एरिया के पॉपुलेशन को जो है सफ़र करना पड़ेगा. सो वी डू नॉट वी ट्राई नॉट टू एस्टैब्लिश सबस्टेशन एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन्स एंड फायर कैन हार्म माई स्टेशन. राइट? प्लस फैसिलिटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर रिपेयर्स जो है वो इजीली हम लोग कैरी आउट कर पाएँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे फॉल्ट मिलने में ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो. ओके. प्लस दूसरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, उससे जो है वो हमेशा सबस्टेशन दूर होना चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ अर्थक्वेक और थंडरस्टॉर्म देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू a tree or a building to get damaged, and with that it can damage the line, transmission line or distribution line. And अगर मेरी लाइन जो है उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो एक तो बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड होगी, और दूसरी बात कि अगर सबस्टेशन के ऊपर सबस्टेशन जो है वो अगर ऐसे किसी जगह पे हुआ तो डेंजर ज़्यादा रहता है लोगों को टू get getting shocked. Okay. Getting electrocuted. So it should not be at such place. Then for different operations, मतलब जो एरिया जहाँ पे आप सबस्टेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हो, इट शुड हैव इनफ लैंड, और
आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड भी होनी चाहिए. वाई? बिकॉज if you want to expand your substation in future, right, so you will be require extra land. Then the cost of that land should also be minimal. और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है जिसको आप इरेक्ट करोगे वो भी इस तरीके से होना चाहिए कि जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए. ओके, इट शैल बी easy and smooth operation. So that was the factors affecting the site selection of my substation. Now we will be discussing the substations, classification of substations. Okay, so let's write it down. So we can classify my substation in two different type of ways. Okay, so पहला जो है it is according to the service requirements. Okay, कि कौन सी सर्विस रिक्वायरमेंट्स होती है उसके ऊपर से. So first is according to service requirements. According to service requirements. और दूसरा जो है वो होता है according to construction features. Okay, according to construction features. Okay, so firstly we will be discussing according to group of service duties. So let's get into the detail of that. Okay, so उसके अंदर जो है वो होते हैं सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सर्विस. एंड अकॉर्डिंग टू सर्विस जो होता है सबसे पहले होता है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन. ओके, सो फर्स्ट होता है वो होता है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन. लेट्स राइट इट डाउन. सबस्टेशन. सो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में आपको शायद याद होगा कि जब मैंने आपको ये ऑपरेशन दिखाया कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, या तो स्टेप अप कर रहे थे वोल्टेज को या तो हम स्टेप डाउन कर रहे थे वोल्टेज को, राइट. व्हेन वी वांटेड टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिशन, फ्रॉम ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर, वी रिक्वायर टू ईदर स्टेप अप आर वोल्टेज और स्टेप डाउन आर वोल्टेज. सो जब भी हमको स्टेप अप या स्टेप डाउन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अगर हमको फॉलो कर दें, अगर वी नीड टू कंडक्ट दैट स्टेप अप स्टेप डाउन ऑपरेशन, विल बी यूजिंग दैट स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और वो जो ऑपरेशन जो होता है वो जिस सबस्टेशन में होता है दैट इज़ कॉल्ड सबस्टेशन ट्रांसफार्मर सबस्टेशन. ओके, जहाँ पे हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को. जैसे जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, जो 11 kV होता है उसको हम 132 में कन्वर्ट कर रहे हैं या 220 में कन्वर्ट कर रहे हैं. और जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मेरा 220 kV पे आ रहा है उसको हम लोग फिर से 11 kV में हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, स्टेप डाउन कर रहे हैं. सो ये जो वोल्टेज को हम स्टेप डाउन कर रहे हैं तो वो हो जाता है मेरा ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के अंडर में वो आ जाता है. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन. दूसरा जो है वो हो जाता है हमारा कन्वर्टिंग सबस्टेशन. दूसरा है कन्वर्टिंग सबस्टेशन. जस्ट राइट इट डाउन. ओके, अब कन्वर्टिंग सबस्टेशन में क्या होता है, अभी तक जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई जनरेशन में, जब स्टेप अप करना पड़ता है स्टेप डाउन करना पड़ता है, वॉट एवर यू वांट टू डू. ओके, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर्स, ये सारा जो ऑपरेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन AC सिस्टम ओनली. वी डिडंट मेंशन अ थिंग अबाउट DC सिस्टम, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वी नीड टू कंज्यूम DC पावर. ओके, देर आर सम एप्लीकेशंस जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हो गया, वेल्डिंग या ऑपरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ऑपरेशन हो गया. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वी रिक्वायर्ड द DC पावर, वहाँ पे AC पावर नहीं चलता. ओके,
So we convert AC power into DC power with the use of mercury arc rectifier. या फिर तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हमारे सिंपल ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ignitrons or thyristors, we can use any of them, or we convert AC power into DC power, right? So DC सप्लाई जो है इस सबस्टेशन में से सप्लाई होता है DC डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जहाँ पे भी ये ट्रैक्शन वर्क और वेल्डिंग वर्क कंडक्ट हो रहा है, वहाँ पे ये पावर जो DC पावर है वो सप्लाई होता है। और जो सबस्टेशन में ये AC पावर में से DC पावर में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग सबस्टेशन। ओके, so that was our converting substation. Third is power factor correction substation. So I think it would be more easy because we discussed in previous lecture only how power factor is improved. So third is power factor correction substation. So power factor correction substation में क्या होगा? So जैसे कि जो एक किसी लाइन के बारे में आप सोचो जो पावर कंडक्ट कर रही है, सो इट इज़ नॉट ओनली मेड ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, राइट, इट हैज़ कैपेसिटेंस, इट हैज़ इंडक्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस क्या होता है कि जो मेरा वोल्टेज का जो वेक्टर है और मेरा करंट का वेक्टर है, यू विल नोटिस अ स्मॉल और बिग फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ माई वेक्टर्स, and because of that my current vector will not be able to follow my voltage vector, it will lag at some angle, okay? और वो एंगल का जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, जो लैग एंगल होता है, वोल्टेज से करंट जितने एंगल पीछे रह जाता है, उस एंगल के कोसाइन फैक्टर को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके, सो पावर फैक्टर की वैल्यू जब भी कम होती है तो क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और करंट जब बढ़ जाता है तो उसके कितने सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन फोर्थ चैप्टर। सो इफ़ यू हैव नॉट इफ़ यू डोंट हैव आइडिया, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट, फोर्थ चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर लो। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, और पावर फैक्टर करेक्शन मेथड्स जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर जो होते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर तो सिंक्रोनस मोटर्स बोल लो, उसको इंस्टॉल किया जाता है रिसीविंग एंड की जो लाइन होती है उसके एंड पे। ओके, रिसीविंग एंड की जो लाइन होती है उसके एंड पे हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर को हम इंस्टॉल कर देते हैं। सो जो रिसीविंग एंड पे जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है, वहाँ पे हम लोग पावर फैक्टर को ट्रांसमिशन लाइन के लिए, प्लीज़ नोट, ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन का क्या, सो ये जो कंडेंसर है सिंक्रोनस कंडेंसर, ओके, टू अकोमोडेट दैट सिंक्रोनस कंडेंसर और साथ में जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स होती है उसकी एसेसरीज हो जाती है, ठीक है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए वी रिक्वायर ए सबस्टेशन, और वो सबस्टेशन कहाँ होता है, रिसीविंग एंड में जो लाइन जाती है ट्रांसमिशन लाइन उसके एंड पे बनाया होता है, और वो सबस्टेशन को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ सबस्टेशन इज कॉल्ड industrial substation. We call it industrial substation. Let's write it down. सो जैसे हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो ग्राफ में चार्ट में हमने प्रीवियसली थर्ड चैप्टर में देखा था कि क्या होता है कि जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि बड़ी इंडस्ट्री में जो हमारा पावर जो जाता है वो हम लोग पहले ही जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एंड पे जो सबस्टेशन होता है वहाँ से ही भेज देते हैं, और उसके बाद जो दूसरी जो लाइन जाती है, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर सोशल प्लेसेस हो गई, ऑफिस हो गई, हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस या स्कूल्स,
ओके, ऐसी जगहों पे जो पावर जाता है वो हमारा जाता है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से या फिर सेकेंडरी सिस्टम के ट्रांसफार्मर से। ओके, सो जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो पावर जा रहा है, ठीक है, बल्क पावर जो चाहिए उनको, उसको एक अलग ही फीडर लाइन से सेपरेट किया जाता है और फिर उनको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके लिए जो इंडस्ट्री जहाँ पे लोकेटेड है उनके प्रेमाइसिस में एक सबस्टेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, जो क्या कर रहा है, जो 11 केवी या फिर 440 वोल्ट 3 फेस 4 वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वहाँ पे, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको वो यूटिलाइज कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है। सो वो जो ट्रांसफार्मर या जहाँ पे लोकेटेड है वो जो सबस्टेशन है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। नाउ लास्ट ऑफ दिस कैटेगरी will be fifth and last called switching substation. Switching substation is very basic and very simple substation. Let's write it down first. Switching substation. So it is very basic कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेशन जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे स्विच ऑन या स्विच ऑफ ऑपरेशन ही परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, इनकमिंग लाइन के स्विच ऑन स्विच ऑफ ऑपरेशन ही परफॉर्म करने होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्विचिंग सबस्टेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, या कोई भी वोल्टेज या कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे वेरी नहीं करती, जो इनकमिंग वोल्टेज और इनकमिंग फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी आउटगोइंग वोल्टेज आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी होती है, बट सिर्फ क्या करते हैं हम इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। सो वो हो गया हमारा स्विचिंग सबस्टेशन। Sorry, it was not last. There is one last category remaining. Apologies for that. छठा और लास्ट जो आखिरी जो कैटेगरी है दैट इज फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन, विच आई मिस्ड. लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट. फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन. सो कुछ इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि इंडक्शन फर्नेस जो हो गए, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हीटिंग पर्पसेस के लिए, या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ट्रैक्शन में क्या होता है, आपको लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट, अराउंड 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको वहाँ पे चाहिए। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है आप वेरी करना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग जो फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, 50 हर्ट्ज, राइट। सो जब हमको वेरी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू वेरी द फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं और उसके बाद सबस्टेशन में सबस्टेशन के ज़रिए सबस्टेशन के वहाँ से हम लोग उसको सप्लाई कर देते हैं इंडस्ट्री को। ओके, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन। नाउ सेकंड वाला जो था पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फीचर्स. So let's get into that. So according to construction of features, उसके अंदर जो फर्स्ट आ रहा है, it is called outdoor substations. Okay, first is outdoor substation. Let's write it down. So as per name suggests, it's pretty much basic कि ये जो सबस्टेशन है वो आउटडोर होगा, मतलब खुले में होगा। सो खुले में होने पे फ़ायदे क्या होते हैं, तो पर्टिकुलरली वोल्टेज जो है, जो जब हमको हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करना होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करना होता है, मतलब 66 केवी या फिर उससे ज़्यादा वोल्टेज पे आपको ऑपरेट करना है, तो हमेशा आउटडोर सबस्टेशन प्रेफर होता है। क्यों? बिकॉज इंडोर में एयर जब है, इंडोर में जब वो क्या होता है कि इंडोर में आपका जो स्पेस होता है कंडक्टर्स के बीच में वो कम होता है। सो व्हेन एयर एक्ट्स एज कंडक्टर, देर आर प्रेटी मच चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड थिंग, बट यहाँ पे आउटडोर में क्या होगा, देर इज़ सो मच स्पेस बिटवीन कंडक्टर्स, सो chances of air being conductor is very less, so we can avoid casualties. That's why 66 केवी से ज़्यादा जब इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी मतलब कंट्रोल मैकेनिज़्म हो गए, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, ये सारे जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो जब इंस्टॉल करते हैं 66 केवी से ज़्यादा के लिए, तो उसको हम आउटडोर सबस्टेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है,
मतलब ओपन एरिया में हम लोग सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इट इज़ आउटडोर, तो आउटडोर में तो देर आर सो मच डस्ट एंड पार्टिकल्स एंड effect of rain and all that can go on, so it is very important to keep the substation clean. Okay, so इसको clean रखना पड़ता है। स्पेस जो है इसमें ज़्यादा चाहिए बिकॉज इक्विपमेंट्स के बीच में आपको ज़्यादा स्पेस रखनी पड़ रही है। ओके, कोई भी इक्विपमेंट हो गए, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गए या फिर स्विचिंग इक्विपमेंट हो गए, लाइटिंग अरेस्टर हो गए, आपके आइसोलेटर्स हो गए, ठीक है। तो उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, इंडोर से तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। और इनको मोस्टली कहाँ पे इक्विप किया जाता है, तो मोस्टली इनको लोड सेंटर के पास में ही इक्विप किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो एक 11 kV बाई 440 वोल्ट का 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया जाता है विद द फाउंडेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ओके, अबव द ग्राउंड लेवल 1 मीटर पे जो है 1 मीटर की फाउंडेशन पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। और इनकमिंग फीडर लाइन और आउटगोइंग लाइन जो है वो 3 फेज 440 वोल्ट लाइट लो टेंशन केबल होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए फेंस होती हैं, फेंस लगाई होती हैं, डोर्स होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हो गए आउटडोर सिस्टम के, तो स्पेसिंग जो होती है इक्विपमेंट्स के बीच में वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत सेफ हो जाता है, ओके। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम है बिकॉज वी आर एस्टैब्लिशिंग इट इन आउटडोर, सो यू डोंट हैव टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बस बार और लाइंस के बीच में एयर विल बी एन इंसुलेटर बिकॉज देर आर सो मच स्पेस बिटवीन देम, सो एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड नॉट कंडक्टर, राइट। एंड स्पेस ज़्यादा है तो मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाता है, राइट। सो ये सारे हो गए आपके आउटडोर सबस्टेशन के एडवांटेजेस। नाउ कमिंग टू द इंडोर सबस्टेशन विच इज सेकंड पॉइंट of this type of substation, indoor substation. Okay, so indoor substation में क्या होगा, it is completely opposite of outdoor substation. Outdoor substation में क्या था, you didn't had infrastructure, here you will be requiring infrastructure um, to in order to close my whole system, right. So कंपैरेटिवली ये जो सबस्टेशन होंगे वो उसका साइज जो है कम होगा बिकॉज यू हैव टू क्लोज इट इन अ केसिंग, राइट। सो उसका साइज़ कम होगा और कैपेसिटी भी कम होगी बिकॉज साइज़ कम होगा, तो जो आपके इक्विपमेंट्स है दे विल बी वेरी मच क्लोज बाय, एंड व्हेन योर इक्विपमेंट्स आर वेरी मच क्लोज बाय देयर आर प्रेटी मच चांसेस ऑफ देम गेटिंग pretty much chances of air being air acting as a conductor and occurrence of short circuit. So ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा लो कैपेसिटी ट्रांसफार्मर होते हैं बिकॉज लो वोल्टेज पे एयर नॉर्मली इंसुलेटर तरीके एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है, राइट। सो दे वी कैन इंस्टॉल देम लाइक जैसे 11 kV का ट्रांसफार्मर, 11 kV के जो सबस्टेशन हो गए हमारे 11 kV के ट्रांसफार्मर्स जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं 11 kV बाई 440 वोल्ट के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं, वी कैन एस्टैब्लिश इट इन इंडोर्स, इट इज़ गुड टू एस्टैब्लिश इट इन इंडोर्स, राइट। सो हम लोग उनको इंडोर्स में या फिर क्लोज बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है जैसे मैंने मेंशन किया कि आउटडोर्स में your substation is gets affected by weather conditions. If there is a heavy rain going on, right, you will not be able to protect your system, but it will not be the case in indoor substation. You can resist the weather conditions, okay. Then there are 3 phase transformers out there. 3 phase transformer जो होता है उसका जो आउटपुट है जो आपको इंडस्ट्री में या फिर तो बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई या फिर बल्क पावर की ज़रूरत है वहाँ पे आपको भेजना है, तो उसके लिए ये जो इंडोर सबस्टेशन जो है वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस इंडोर सबस्टेशन, तो सबसे पहले तो जो स्पेस जो रिक्वायर होती है इसके लिए वो बहुत कम होती है बिकॉज योर इक्विपमेंट्स आर वेरी
uh, you have to fit your equipments in very congested space and they are very close to each other, right? और बिकॉज ये आउटडोर वेदर कंडीशंस को एक्सपोज नहीं होता है तो उसमें इसमें मेंटेनेंस भी कम आता है। ओके और मेंटेनेंस कम आ रहा है, वेदर कंडीशंस को एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फॉल्ट अकरेंस जो है वो बहुत कम हो रहा है। बट जब भी फॉल्ट अकर होगा इट विल बी डिफिकल्ट टू solve that fault because the spacing between your equipments is too less, right? इक्विपमेंट यहाँ पे सेफ रहती है, डर्ट या डस्ट से ये एक्सपोज नहीं होती है, दैट्स वाई इक्विपमेंट्स जो है उनकी लाइफ टाइम उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? और नेचुरल कैलामिटीज से भी वो प्रोटेक्टेड रहती है, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय स्टॉर्म, लाइटनिंग और रेनी कंडीशंस, एसिड रेन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? If we come to the disadvantages of indoor substation, so uh, ये ओपन बिल्डिंग है नहीं, सो यू हैव टू construct it, and if you will construct it, so there will be some cost for infrastructure, right? So it will be more costly. इक्विपमेंट्स के बीच में स्पेसिंग जो जैसे मैंने बताया कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसुलेशन आपको हाई ग्रेड का चाहिए, बिकॉज इफ़ यू वांट परचेज हाई ग्रेड इंसुलेशन देयर आर वेरी मच चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट टू अकर। थर्ड वन इज फॉल्ट जो है, फॉल्ट फाइंडिंग इज ट्रबलसम ड्यू टू शॉर्ट स्पेसेस। एज आई मैंशन कि अगर इक्विपमेंट्स के बीच में स्पेसिंग बहुत कम रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंजीनियर टू फाइंड द फॉल्ट, राइट? और हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाई वोल्टेज पे क्या होता है, एयर विल एक्ट एज अ कंडक्टिंग मटीरियल एंड it can blow off your whole substation, to be honest. So it is not preferred to use indoor substation for high voltages, right? तो कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई कि जहाँ पे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से आपको प्रोटेक्ट करना है आपके स्टेशन को, आपके सिस्टम को, तो वहाँ पे मोस्टली ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपको 11 के से ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करना है तो इट इज़ highly suited कि you opt for outdoor substation, you do not pick indoor substation because it gets very dangerous for voltage greater than 11 kV. So I think we will keep this lecture till here. In the next class we will be discussing the remaining types of my substation based on constructional features. So till then, thank you, take care everybody. I will be seeing you in the next lecture. Thank you, goodbye.